हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 9 दिसंबर का 2018 का जो पेपर हुआ था बीएसएससी इंटर लेवल का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो देखिए, लेड पेंसिल में भले ही लेड हो लेकिन इसमें शीशा बिल्कुल भी नहीं है। लेड का मतलब जनरली शीशा होता है, बट इसमें शीशा नहीं है। इसमें ग्रेफाइट और क्ले है। ग्रेफाइट प्लस क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। मिट्टी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो अत्यधिक मुलायम और चमकदार काला होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। याद रखना है हमें कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी गैर धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। बाकी जो भी कार्बन के अपरूप हैं वो कुचालक होते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जो कार्य और समय का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसको बनाना है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, m1 इंटू d1। m1 क्या है? मेन मतलब व्यक्ति, काम करने वाले मजदूर। d1 दिनों की संख्या है। w1 वर्क है, बराबर m2 इंटू d2 बटे में w2। ठीक है, यहाँ पे हमें m1 क्या दिया है? m1 दिया है टोटल 12 व्यक्ति। d1 दिया है 8 दिन और w1 मान लेते हैं कि एक काम करना है। अब बोला है 4 गुना काम करना है, का मतलब है w2 हमें क्या मिल गया है? 4 मिल गया है। उसके बाद m2 हमें क्या मिल गया है? निकालना है। बोला है कितने व्यक्तियों की संख्या, और उसके बाद d2 जो होगा हमारा 6 दिन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला में सब रख दीजिए। 12 गुने 8 बटे में 1 बराबर x गुने 6 बटे में 4। तो 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या होगा? 16 गुने 4 बराबर 64, यानी 64 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो ये लड़ी गई 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अगर एग्जैक्ट पूछे आपको तो याद रखना है कि 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ी गई थी। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस युद्ध में मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इसके साथ पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी लड़ाई से हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556। किसके बीच? तो अकबर के सेनापति बैरम खान प्लस हेमू के बीच ये हुई थी। इस युद्ध के समय, यानी ये तीसरी लड़ाई के समय, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। हमें दिया है श्रृंखला 88, 64 और 24। तो देखिए, इसमें किया क्या है कि इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मिला है? 64 मिला है, जो कि हमारा दूसरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 24 मिला है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम आमने सामने वाले सेल में रिलेशन ढूंढेंगे। तो देखिए, ये किया गया है कि 1 गुने 2 प्लस 17 करेंगे तो हमें मिलेगा 19। उसी तरीके से अगर इसका हम देखें तो 5 गुने 2 प्लस 19 करेंगे तो ये मिलेगा 29। तो यहाँ पे देखिए 17 से क्या हुआ है? 19 हुआ है। तो अगला क्या जुटेगा? 21 जुटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 गुने 2 प्लस 21 यानी कि 41। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम सबसे पहले 12, 15, 18 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 12, 15 और 18 का।
तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा घातांक किसका है, 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है इंटू 5 है। तो 4 गुने 9 गुने 5, 9 चौके 36 पाँचे 180। तो एलसीएम तो हमें मिल गया। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 49 होती है। तो अब इसको 9999 को 180 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 18 पाँचे 90, यानी कि 999 99 99, फिर 5 बार में जाएगा तो 999 हमारा शेषफल बचेगा। तो यानी कि हमारा जो अभिष्ट संख्या होगा, अभिष्ट संख्या यानी कि रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या होगा, 9999 में से 99 घटा देंगे तो बचेगा 99 पर 2 0, 99,000। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1809 ईस्वी में। और कहाँ पे की गई थी, तो स्वीडन में की गई थी, स्वीडन। वहाँ इसे ओम्बड्समैन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिनिधि या जनता का रक्षक। भारत में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले डॉक्टर एल एम सिंघवी ने किया था। डॉक्टर एल एम सिंघवी ने किया था। कब किया था, तो 1963 में किया था। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पीसी यानी पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष, जो कि मार्च 2019 में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, छपरा में। तो बिहार के छपरा में स्पेशली अगर जगह का नाम पूछे तो बेला दरियापुर में रेल का व्हील फैक्ट्री स्थित है। इसकी आधारशिला वर्ष 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा रखी गई थी। मढ़ौरा में क्या है, मढ़ौरा है सारण में, सारण में। तो यहाँ पे है डीजल रेल इंजन, डीजल रेल इंजन कारखाना है, जिसे जीई के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ मधेपुरा में क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना स्थित है, जहाँ फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के सहयोग से भारत के सबसे शक्तिशाली इंजन 12,000 HP वैगन 12 इंजन बनाए जाते हैं। कौन से इंजन है ये, तो ये इलेक्ट्रिक रेल इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो कान, पैर और आँखें मानव शरीर के बाहरी अंग हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जबकि गला आंतरिक या संधि संरचना के अंतर्गत विशिष्ट वर्गीकरण में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप दूसरा तर्क देखें तो कान, पैर और आँख ये शरीर में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, यानी 2 कान है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, जबकि गला की संख्या क्या होता है, केवल 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं रिक्टर स्केल, और भूकंप की तीव्रता और तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। रिकॉर्ड करने का अगर पूछे तो सिस्मोग्राफ, और मापने का बोले तो रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक पैमाना है, लघुगणक पैमाना है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक अंक अंकित रहते हैं। रिक्टर स्केल पर हर अगला अंक पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक आयाम और लगभग 32 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी परियोजना कहाँ आरंभ की गई। तो हाथी परियोजना कहाँ मतलब कब आरंभ की गई थी, तो ऑप्शन है पहला 1991 से 92 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों के आवास की रक्षा करना और मानव हाथी संघर्ष को रोकना था। इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड के सिंहभूम जिले से। तो अगर जगह पूछता तो सिंहभूम जिला, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में है। उसके बाद एक और फैक्ट याद रख लेना है कि एक है प्रोजेक्ट
टाइगर, जो कि 1973 को लॉन्च हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। मगरमच्छ परियोजना कब हुआ था? मगरमच्छ परियोजना तो ये 1975 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो माधव है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। यह उद्यान मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराज का शाही शिकारगाह हुआ करता था। मध्य प्रदेश के बाकी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का नाम याद रखना है। पहला है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे अफ्रीका से चीते लाए गए हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। मैं उनका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 वडोदरा। तो भारत का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थापित किया गया था, जिसका नाम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था। वर्ष 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अपग्रेड करके केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यह रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा रेल विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था वर्ष 2012 में। रुपे कार्ड को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे प्रायोगिक तौर पर 2011 में और व्यावसायिक रूप से 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था। रुपे का जो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा, रूप का मतलब होगा रूपी और पे का मतलब होता है पेमेंट। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष महिला से कहता है कि उसकी माता, इसकी माता मतलब इस व्यक्ति की माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे मतलब महिला के पिता की इकलौती पुत्री। तो महिला के पिता की इकलौती पुत्री का मतलब क्या है कि ये माता जो है ये महिला के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये महिला यहाँ पे कह रही है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो उसके बाप की इकलौती बेटी कौन होगी? वो खुद महिला होगी, और वो महिला क्या होगी? ये माता के बराबर होगी, और ये माता किसकी होगी? इस व्यक्ति की होगी। तो ऑप्शन में पूछा है कि वो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला उसकी माता लगेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये एवं 3 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन हमारा दिया है, मिश्रधन बराबर 480 रुपये, और बोला है 3 वर्ष के अंत में जो मिश्रधन है वो हो गया 520 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत हमें निकालना है, तो हम 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 520 में से 480 घटा देंगे तो 40 रुपये हमारा 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो 480 रुपये है, इस ब्याज के लिए मूलधन का काम करेगा। इसे समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पैसा था 100 रुपये, 2 साल इस पे रखा, 2 वर्ष, ठीक है, और ये हो गया कितना? 480 रुपये। फिर 1 साल और रखा, और कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3 वर्ष होगा, और ये कितना हो गया? 520 रुपये। तो मैंने 1 वर्ष में यहाँ पे निकाल लिया कि 40 रुपये बढ़ा है, तो 1 वर्ष में 40 रुपये किस पे बढ़ा है? ये 40 रुपये पे बढ़ा है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा इस केस में हो जाएगा 480 रुपये, और इंटरेस्ट हो गया हमारा 40 रुपये, और समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। तो इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? PRT/100। यहाँ से I रख देंगे 40, P 480, R निकालना है, T1 है, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये 40, 4 दहा में 40, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा R बराबर 100 बटे में 12,
तो 12 बटे इसको 4 3 12, 25 चौके 100, 25 बटे में 3% यानी 8.1/3% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो इन सब का लिख लेते हैं पहले। x 24, z 26, w 23, y 25। इसका होगा E5 G7 D4 F6, N 14 P 16 M 13 O 15, H 8 I 9 G7 J10। देखिए इसमें कितना अंतर है +2 का, इसमें -3, इसमें +2, इसमें +2 -3 +2, इसमें +2 +3 +2, इसमें +2 सॉरी +1, इसमें तो -3 ही होगा, -3 -2 और ये +3, यानी कि इसमें पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी में सब में सेम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? तो थर्मस फ्लास्क की खोज की थी सर जेम्स डेवोर ने। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। तो स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1892 में थर्मस फ्लास्क की खोज की थी। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, ठीक है। जेल बेयर्ड ने टीवी की यानी टेलीविज़न का आविष्कार किया था और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इसको जोड़ा है, इसको आपस में जोड़ा है और इन दोनों को माइनस कर लिया है, यानी कि 4 + 3 - 5 + 1 बराबर 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1। उसी तरफ इसका देखिए 7 3, तो 7 + 3 - 2 + 6, 2 + 6 यानी कि 7 3 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 था पहले से। इसको देखेंगे तो 12 + 8 - 8 + 9, तो 12 8 20, 9 8 17, तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो ऑप्शन हो गया हमारा 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है 15 और उनके वर्गों का योगफल दिया है 113, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो x + y बराबर दिया है हमें 15 और उनके वर्गों का योगफल यानी कि x² + y² बराबर दिया है हमें 113। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि इसको स्क्वायर कीजिए। तो x² + y² + 2xy बराबर कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। तो 2xy बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 225 माइनस इसको करेंगे और इसका मान दिया हमें 113। तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1, तो 2xy बराबर हमें मिल गया 112। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको x² + y² - 2xy इधर भी जोड़ देते हैं और 13 - 2xy इधर भी। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab यानी कि x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 113 - 2xy का मान कितना दिया है 112, तो 112 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 1। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x - y बराबर मिलेगा 1 और एक मिलेगा x - y बराबर -1, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है x + y बराबर 15 और x - y बराबर 1, तो हमें मिलेगा 2x बराबर 16, तो x बराबर मिल गया 8, x का मान 8 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप चाहें इसको सॉल्व करना तो इसको भी कर सकते हैं। x + y बराबर 15 और x - y बराबर -1, तो 2x बराबर हो जाएगा 14, तो x बराबर हमें मिलेगा 7 और जब इसमें 7 रखेंगे तो y हमें मिल जाएगा 8, यानी कि 8 और 7 हमें मिलेगा। और पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 8 है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें क्या करना है, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13। इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पैटर्न है। अगर आप देखें तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 और 13 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो अगली संख्या होगी
वो भी अभाज्य संख्या होगी। तो 13 के जो अगली अभाज्य संख्या होगी 13 के बाद वो होती है 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदी। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। तो देखिए दिया हमें क्या कि 12 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है वो 1 रुपये है। तो एक पेंसिल का सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य 1/12 रुपये होगा। अब कह रहा है कि दुकानदार को 20% लाभ चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी बराबर क्या होगा, तो 1/12 यानी क्या होता है, सीपी का परसेंटेज जो लाभ दिया है 120/100 होगा। सीपी यानी क्रय मूल्य 1/12 दिया है तो गुने 120 बटा हम यहाँ पे 100 लिख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी 1/10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें बताना है कि उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए इस लाभ को पाने के लिए। तो यानी कि 1/10 रुपये में हम एक पेंसिल बेचते हैं, अगर एक पेंसिल अगर हम बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये में हम कितना पेंसिल बेचेंगे, 10 पेंसिल बेचेंगे। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। अब चाहें तो सीधा अनुपात से भी बना सकते थे। देखिए मूल्य का अनुपात यानी प्राइस पहले कितना था, मतलब क्रय मूल्य सीपी है और एसपी कितना हो गया, 120 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, प्राइस। और तो वस्तुओं की संख्या का अनुपात जो होता है वो इसके ठीक उलट हो जाता है, यानी कि 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 6:5 हो जाएगा। तो 6 किसके बराबर होगा, इस 12 पेंसिल के बराबर होगा, यानी कि 2 गुना हुआ है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 10 हमें आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। पीआईएल का इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में शुरू हुई थी। वहाँ इसे समाज के कमज़ोर और गैर प्रतिनिधित्व वाले वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न पूछ देता है कि भारत में पीआईएल का जनक कौन है। तो इसके जनक है न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर को माना जाता है। कौन कौन से हैं, एक हैं पीएन भगवती और एक हैं वीआर कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सुषमा स्वराज जी ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शा रही है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब है तो हम क्या करेंगे, इसको 12 बजे से घटा देंगे। 12 बजे का मतलब है कि 11:60 को 12 बोलेंगे, इसमें से हम 4:15 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 7:45 हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 380 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें से ए के हिस्से के 5वें भाग एवं बी के हिस्से के 8वें भाग का अनुपात जो है 4:7 है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए के हिस्से का 5वां अनुपात यानी ए का 1/5 और बी के हिस्से का 8वां अनुपात यानी बी गुने 1/8 बराबर दिया क्या हमें 4/7 दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बट्टे बी, 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा बराबर 4/7, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। तो ए बाई बी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 5/14। ठीक है, यहाँ से ए अनुपात बी क्या मिला हमें 5:14 मिला है। ठीक है, और उनके बीच बांटा कितना गया है 380 रुपये।
इन दोनों का योगफल क्या होगा, 19 होगा। 19 किसके बराबर होना चाहिए, 380 के। तो 1 बराबर होगा 29 दूनी 38 20 के। हमें निकालना क्या है, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा क्या है, 5 है। तो 5 बराबर क्या होगा, 20 गुने 5 यानी कि 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 20 अगस्त 1828 में। किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने कहाँ पे की थी, तो कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म में सुधार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की पूजा का प्रचार करना था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 गोपालगंज। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ का लिंगानुपात है 1021। 1021 का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। और बिहार का औसत लिंगानुपात क्या है, बिहार का औसत तो 918 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो वो है मुंगेर। इसका कितना है, तो 876 है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो रोहतास है, 73.37% है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो वह है शिवहर, 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 75वां। यह 2017 से 18 के जो समसामयिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उस पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लैक्टोमीटर। यह जो यंत्र है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध में पानी की मिलावट होने पर इसका घनत्व तो बदल जाता है, जिससे यह जो यंत्र है आसानी से माप लेता है। यहाँ पे जो टेकोमीटर दिया है, एक्चुअल में इसका जो स्पेलिंग होगा ये होगा टैकोमीटर। इसका उपयोग शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति यानी कि आरपीएम मापने के लिए किया जाता है, जैसे कार का आरपीएम मीटर। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन होगा 4 रोहतास। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। वो कितनी है, तो 62.97% है। और उस रोहतास की कुल साक्षरता दर यदि पूछे तो ये है 73.37%। ये है महिला की, ये है कुल। और यदि पुरुष की पूछे तो वो है 82.81%। ये है पुरुष की। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, तो वो है सहरसा। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है 41.68%। न्यूनतम कुल साक्षरता वाला यदि जिला पूछे आपसे, कुल यानी कि पुरुष और महिला दोनों को मिला करके, तो ये है पूर्णिया। इसका है 51.08%। ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ महिला का है, इसलिए आपको ये कम लग सकता है, पर ये ओवरऑल पूर्णिया से इसका थोड़ा ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितनी है, तो 61.80% है, जिसमें जो मेल है यानी पुरुष है 71.20 और जो फीमेल है उसका है 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध है हॉर्टिकल्चर से यानी बागवानी से। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं बागवानी। तो भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध मुख्य रूप से बागवानी, शहद उत्पादन और फल उत्पादन से है। भारत में इसका काल 1991 से 2003 तक माना जाता है और निरपक तुतज को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, जूट उत्पादन जो है ये गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। उसके बाद अंडा और पोल्ट्री जो है वो रजत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यान मर्टेल। तो लाइफ ऑफ पाई कनाडा के प्रसिद्ध लेखक यान मर्टेल द्वारा लिखा गया एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है जो 2001 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2002 का प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था। इस पर एक सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है, वह संख्या क्या है? मान लेते हैं वो संख्या x है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या प्लस इसके वर्ग का योगफल दिया है 240। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, प्लस x माइनस 240 बराबर 0। या तो आप इसे सॉल्व करें, या तो मैं कहूँगा कि आप सीधा ऑप्शन को करके देखें। तो 20 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 20 प्लस 400, तो ये 420 हो गया, ये नहीं होगा। 15 का देखिए, 15 प्लस 15 का स्क्वायर, तो 15 प्लस 225, तो 225, 15 240 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 चौक 96 बटे में 2, -1 प्लस माइनस 961 का होता है कितना, 31 होता है, 31 बटे में 2। तो एक होगा -1 माइनस 31 बटे में 2, और एक होगा -1 प्लस 31 बटे में 2, यानी कि ये 30 बटे में 2, यानी कि 15 मिल जाएगा हमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 13/14। देखिए इसमें हुआ क्या है, एक नियम होता है कि यदि भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि उचित भिन्न हो, तो अंश तथा हर का अंतर समान हो। इस केस में यदि, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। आप 7, 8 का अंतर जो देखेंगे, ये 1 है, ये भी इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, और इसका अंतर क्या है, 5 है। तो इस केस में इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 7/8, 13/14, 5/7 और 9/14, तो इनमें तो 14 आपको बटे में दिख रहा है, तो 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये 13/14 हो जाएगा, ये 10/14, और ये हो जाएगा 9/14 पहले से है। तो इसमें 14, 14, 14 सब में सेम है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, यानी 13/14 इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। अब हम क्या देखेंगे, 7/8 और 13/14 में कौन बड़ा है? तो मैंने अभी भी ये नियम बता दिया आपको, उस हिसाब से हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा ऑप्शन 2। दूसरा तरीका है कि आप सीधा भाग देकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पिता की वर्तमान उम्र है x और पुत्र की वर्तमान उम्र है y। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी, x - 3 होगी, और पुत्र की उम्र होगी y - 3। अब यहाँ पे दिया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, यानी कि x - 3 = 9 टाइम्स ऑफ y - 3, 9 गुनी हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x - 3 बराबर 9y - 27, यानी x - 9y बराबर हो जाएगा -24। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो पिता की उम्र 6 वर्ष बाद क्या होगी, x + 6 होगी, और पुत्र की उम्र 6 वर्ष बाद क्या होगी, y + 6 होगी। अब कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी x + 6 बराबर हो जाएगा 3 गुने y + 6। तो x + 6 बराबर लिख सकते हैं 3y + 18, तो x - 3y बराबर हो जाएगा 12। अब इस समीकरण को यहाँ पे लिख दीजिए, तो x - 9y बराबर -24, माइनस प्लस प्लस, तो 1 से x कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 6y, और 12 24 हो जाएगा 36, तो y बराबर हमें मिल गया 6। अब इस y का 6 इसमें रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 9 54 -24, यानी कि 30। तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 30, पुत्र की उम्र हो गई 6। तो जो हमारा आंसर होगा वो 30 वर्ष होना चाहिए। ये वाला गलत हो गया है, तो इसको ऐसा 30 वर्ष मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? दृष्टिबाधित यानी अंधों का जो विश्व कप हुआ था, क्रिकेट विश्व कप, तो ये भारत ने जीता है। जनवरी 2018 में शारजहाँ यानी कि यूएई में आयोजित ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी 40 ओवर का जो प्रारूप है उसके हिसाब से फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर यह विश्व कप जीता था। भारत के कप्तान जो थे अजय कुमार रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो एंथ्रेक्स एक गंभीर और जानलेवा संक्रामक बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। तो
इसका कारण होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन 2। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? तो ये चंपारण में आरंभ किया गया था। बिहार में नील सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। यह आंदोलन अंग्रेजों की तीनकठिया पद्धति के खिलाफ चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडार जनजाति जो है वो नीलगिरी के पहाड़ी में निवास करती है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत में तमिलनाडु के, ये टोडा है एक्चुअली, टोडार या टोडा, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली एक चरवाहा जनजाति है। ये लोग मुख्य रूप से भैंस पालन का कार्य करते हैं और इनके घरों का आकार पारंपरिक रूप से अर्धगोलाकार अर्ध बेलनाकार होता है। टोडा जनजाति में ऐतिहासिक रूप से बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, पॉलीएंड्री जिसको बोलते हैं। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली अन्नामलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। जब इसकी क्रिया यंत्र में मौजूद सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से होती है तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आग को ऑक्सीजन से काट करके बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? तो ये थी मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। तो सपना जो है बड़ी है रोशनी से परंतु सपना माया से छोटी है। दूसरा है, रोशनी बड़ी है उजाला से, रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है, यानी रोशनी जो है वो रेखा से छोटी है, तो इसको RH लिख देता हूँ, रेखा को RH से और रोशनी को R से। रेखा सपना से छोटी है यानी कि RH जो है वो सपना से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है हमें ये बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखिए सबसे बड़ा है M यानी कि माया, माया से बड़ी, माया छोटी है, माया बड़ी है किससे? सपना से, सपना बड़ी है रोशनी से, रोशनी बड़ी है रोशनी से, ये जो है RH जो है R से बड़ा है और S जो है RH से बड़ा है, तो ये RH हो जाएगा। RH बड़ा है R से, R बड़ा है U से, तो सबसे छोटा कौन हो गया? तो सबसे छोटा हो गया U यानी कि उजाला, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो गया। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे? तो खर्च को पहले जैसा रखना है, तो मूल्य में हुई वृद्धि को नए मूल्य के आधार पर क्या करना होगा? हमें कम करना होगा। तो देखिए मूल्य का अनुपात हमें क्या दिया है? मूल्य का अनुपात दिया है 20 रुपये से हो गया है कितना? 25 रुपये। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4:5। तो देखिए हमेशा एक फार्मूला याद रखिए, खर्च बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, ठीक है। खर्च को समान रखना है तो खपत जो होगा हमारा वो मूल्य का उल्टा हो जाता है, यानी 5:4 हो जाता है। यानी पहले खपत कितना था? 5 हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 4। कमी कितना का हुआ है? 1 का। किसके सापेक्ष में? 5 के। तो 1/5 गुने 100 यानी कि 20% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है? तो ये की है ऑप्शन डी कुतुबन ने। तो अवधि भाषा के प्रसिद्ध सूफी काव्य मृगावती की रचना कुतुबन ने वर्ष 1503 में की थी। ये जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। इस रचना में चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 USA। अक्टूबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके बाद इजरायल ने यूनेस्को पर इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए संस्था से बाहर होने की आधिकारिक घोषणा की थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ था। लेकिन बाद में 2023 में USA पुनः यूनेस्को में शामिल हो गया था, ये ध्यान रखना है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी?
तो ये हुआ था 1977 में। तो जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी। और एक 1957 में गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इसको आपस में गुणा करके इसको जोड़ दिया है। तो 5 गुने 3 + 4 कितना होगा, 19 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 6 गुने 4 करेंगे और प्लस 5 को जोड़ देंगे, तो 6 चौके 24, 5 29 दिया है। तो उसी तरीके से 3 गुने 12 + 4 12 3 36 4 40, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पिता है वाई का तथा जेड पुत्र है डब्लू का। तो सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स पिता है वाई का, तो एक्स जो है ये पिता है किसका, वाई का, तथा जेड जो है पुत्र है डब्लू का। अब वाई और एक्स से संबंधित जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आर भाई है एक्स का, तो एक्स का भाई कौन है, आर है, आर एक्स का भाई है। वाई बहन है जेड की, तो वाई बहन है जेड की। और यहाँ पे दिया है जेड पुत्र है डब्लू का, तो जेड जो है ये पुत्र है किसका, डब्लू का। डब्लू का मतलब एक्स इसका बाप है, तो डब्लू कौन होगी, इसकी माँ होनी चाहिए, क्योंकि इसके दो बाप तो हो नहीं सकते। तो जेड पुत्र है डब्लू का, यानी डब्लू इसकी माँ होगी, और एक्स इसका ऑलरेडी पिता दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि डब्लू किस प्रकार से आर से संबंधित है। तो डब्लू जो है आर से किस तरीके से संबंधित होगा, तो ये भाभी लगेगी, आर की भाभी लग सकती है, या फिर भवा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें, ऑप्शन होगा 4। यहाँ पे भाभी ही होना चाहिए, इसलिए शालीननाथ भाभी शब्द दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 2 कुर्सियाँ 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसने एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है और दूसरी कुर्सी पर 20% का लाभ होता है। तो समग्र लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न दे, जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो और दोनों को समान दर पे बेचा गया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x²/100। एक्स का मान दिया है 20, 20 का स्क्वायर बाई 100, यानी कि 20 गुने 20 बटे में 100, 20 × 5 = 100, 5 चौके 20, यानी कि 4% उसका क्या होगा, हानि होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 4। हमेशा इस केस में, ऐसे केस में हमेशा हानि ही होती है। यदि 620 रुपये मान लीजिए क्रय मूल्य होता और ये दोनों को समान क्रय मूल्य पर बेचता, तो उस केस में 20% हानि पर और एक को 20% लाभ पर, तो दोनों को अगर मिला देते तो ना ही लाभ होता और ना ही हानि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में 960 टन पानी निकालते हैं, तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 1600 टन पानी निकालेंगे। तो इससे से मिलता जुलता हमने एक पहले भी प्रश्न किया है इस वीडियो में। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, m1 × d1 पहले था, अब इसमें घंटा जुट गया है तो h1 भी लगा देंगे, बटे में क्या होगा w1 वर्क को दिखाता है, काम को दिखाता है, m2 × d2 × h2 बटे में w2। यहाँ पे m1 क्या दिया है हमें, 12 पंप दिया है, ठीक है। और d1 क्या है, प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में, तो 6 दिन हो गया। h1 क्या दिया है, 8 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है, तो 8 हो गया। और w1 क्या दिया है, तो 960 टन पानी। दूसरे केस में देखिए m2 क्या दिया है, तो 8 पंप है। d2 क्या है, तो कितने दिनों में, यानी x मान लेते हैं निकालना है हमें। h2 क्या दिया है, तो 6 घंटे दिया है। और उसके बाद w2 क्या है, 1600 टन पानी निकालना है। 1600 फॉर्मूले में रख देते हैं, तो 12 गुने 6 गुने 8 बटे में 960 बराबर 8 गुने 1 गुने 6 बटे में 1600। 0 से 0 कैंसिल, 16 दहा में 160, 16 छके 96, 8 से ये 8 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या होगा, 2 गुने 10, यानी कि
20, तो 20 क्या निकला है, दिन निकला है, यानी 20 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द को चुनिए। मरुस्थल का संबंध है मरुद्यान से। तो जिस प्रकार विशाल और सूखे मरुस्थल के बीच में पानी और हरियाली वाला एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे मरुद्यान कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार विशाल सागर या महासागर के बीच में उभरा हुआ सूखा भूभाग जो कि ज़मीन का टुकड़ा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि A/B बराबर B/C है तो A का पावर 4 बटे B का पावर 4 हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए A/B यहाँ पर अगर रख देते तो ये B/C का पावर 4 हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AC = B², यानी B² = AC। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो B का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए A का पावर 4, B का पावर 4 क्या दिया है, AC का होल स्क्वायर दिया है। इसे लिख सकते हैं A का पावर 4 बटे में A² C²। इस A² से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, यानी A² बटे में C², यानी कि A² अनुपात C² हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, उसी प्रकार विद्यालय संबंधित है शिक्षा से। तो यह जो एनालॉजी का प्रश्न है, फैक्ट्री का मुख्य कार्य या उद्देश्य वस्तुओं को उत्पादन करना होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय का मुख्य कार्य या उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है। तो यहाँ से मान लेते हैं शीर्ष है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से 11वां स्थान है किसका, पवन का, और नीचे से रवि का स्थान 15वां है। यहाँ से रवि का स्थान है 15वां। यदि उनके बीच 2 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये पवन हो गया और ये रवि हो गया, तो टोटल कितने होंगे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 11 हो गए पवन तक, फिर +1 ये वाला, +1 ये वाला 12 13 हो गया, और ये +15, तो 11 12 13 13 15 28। तो ऑप्शन हो जाएगा 56 का 4th 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। तो भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। देखिए 4 प्रकार के कोयला होते हैं, मैंने हर वीडियो में इसका ट्रिक बताया है, अभी बता देता हूँ। AB लिपि, A का मतलब होता है एंथ्रेसाइट, B का मतलब होता है बिटुमिनस, ली का मतलब होता है लिग्नाइट जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और P का मतलब होता है पीट। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है 85% से ज़्यादा होती है, बिटुमिनस में 70% के आसपास होती है, लिग्नाइट में सबसे कम, और पीट तो एकदम सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट को ही हम बोलते हैं भूरा कोयला। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया ऑप्शन 4 5 जून 2016 को। तो बिहार सरकार द्वारा आम लोगों की शिकायतों के तय समय सीमा के भीतर निवारण के लिए बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को 5 जून 2016 से संपूर्ण राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया था। नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने लोक शिकायतों के निवारण के लिए इस तरह का अनूठा और कानूनी अधिकार वाला कानून लागू किया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यूरेनियम डेटिंग। तो प्राचीन पृथ्वी की चट्टानें, खनिजों और पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का अर्ध आयुकाल बहुत लंबा होता है, जिससे अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों की सटीक आयु का पता चलता है। देखिए चट्टानों की आयु मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है पोटेशियम आर्गन डेटिंग, लेकिन यहाँ पे ये जनरली जो है ज्वालामुखी चट्टान के लिए उपयोगी है, और हमें यहाँ पे पूछ रहा है क्या, प्राचीन भूगर्भिक चट्टान के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, पंचायत समिति के प्रमुख। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति की उत्पादन समिति तथा अंकेक्षण यानी ऑडिट, नियोजन यानी प्लानिंग और वित्त समिति यानी फाइनेंस कमेटी का पदेन सदस्य और अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वुल्फ हॉल ब्रिटेन की प्रसिद्ध लेखिका हिलेरी मैंटेल द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। यह थॉमस क्रॉमवेल के जीवन और किंग हेनरी 8 के दरबार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो ऑप्शन होगा हमारा 4। भारत में 1966 से 69 के 3 वर्षों की अवधि को नियोजन अवकाश या योजना अवकाश कहा जाता है। और एक और चीज़ याद रखना है, रोलिंग प्लान, तो वो 1978 से 1980 तक चलाया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 के विपरीत सतह का अंक ज्ञात कीजिए। तो चूँकि इसमें किसी दोनों पासा में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 5 के विपरीत 3, 4 और 6 कोई भी हो सकता है। चूँकि हमारे पास और कोई हिंट नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, ये वाला फेस इसके साथ और ये वाला फेस इसके साथ होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 के विपरीत 6 हम मान के चलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में हिरण एवं कबूतर हैं, उनके सिरों की संख्या जो है 80 है, उनके पैरों की कुल संख्या 240 है, तो उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? मान लेते हैं कि जो हिरण है वो X है और जो कबूतर हैं उनकी संख्या है Y। तो सिरों की संख्या 80 है, यानी कि X हिरण की सिर, Y कबूतर के सर, दोनों को मिलाकर 80 है। अब कह रहा हूँ उनके पैरों की कुल संख्या 240 है। तो हिरण के पास पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कबूतर के पास पैर होते हैं 2। तो एक हिरण के पास 4 पैर हैं, तो X हिरण के पास कितने पैर होंगे? 4X होंगे। प्लस एक कबूतर के पास 2 पैर हैं, तो Y कबूतर के पास कितने पैर होंगे? 2Y होंगे, बराबर 240। इसको यहाँ पे लाते हैं, इसमें पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2X प्लस 2Y बराबर 160। इसको लिख लें 2X प्लस 2Y बराबर 160, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2X बराबर हो गया 16, 8, 24, 80। X बराबर हमें मिल गया 40, तो यहाँ से Y बराबर भी हमें मिल गया 40, यानी कि कबूतर कितने हो गए? 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर दृश्य प्रकाश के लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद नीले रंग में होती है। क्लोरोफिल लाल और नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, ये ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम या नगण्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 छात्रों की एक कक्ष में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है। यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है तो शुरू से महेश का स्थान क्या होगा? टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 49 है। यहाँ पे दिया है कि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है, यानी ये अगर अंतिम है तो आलोक यहाँ पे है और इसका स्थान क्या है? 18th है, 18वां है। अब कह रहा है कि जो आलोक है 8 स्थान आगे है महेश, तो आलोक का स्थान 18 है, इसमें 8 स्थान जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, यानी कि 26वें रैंक पर है महेश। कहाँ से? अंतिम स्थान से है, ये ध्यान रखना है। तो हमें महेश का स्थान शुरू से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल छात्र 49 है, इसमें से 26 को घटा देंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि महेश 2 बार घटाया जा चुका होगा। टोटल कितने हैं? यहाँ से लेकर के 49 हैं, ठीक है। 49 में से मैंने 26 घटा दिया, यानी कि महेश को भी घटा दिया है, तो उसको ऐड करने के लिए हमने 1 इसमें जोड़ दिया है। तो ये हो जाएगा 9 में से 6 हो गया 3, 23 प्लस 1, तो ये हो गया 24। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कृष्णा सोबती को उनके
मित्रों मरजानी, जिंदगीनामा और सूरजमुखी अंधेरे के रचनाओं के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बांकीपुर, पटना में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और ये कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था बांकीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे RN मुधोलकर, यानी कि रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। तो RN मुधोलकर। और बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ठीक 1922 में गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है तब बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दिशा बना लीजिए आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। रोहित यहाँ पे है, ये दक्षिण गया है कितना? 12 किलोमीटर। और फिर क्या होता है? वो बाएं मुड़ जाता है तथा 6 किलोमीटर जाता है। तो मेरा दाहिना इसका बायां होगा, तो ये यहाँ पे 6 किलोमीटर चला है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और यहाँ पे आ गया 4 किलोमीटर। अब आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूरी पे है? तो ये आरंभिक बिंदु है, यहाँ से ये हमारी मेन दूरी हो गई। इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। 12 में से ये 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 प्लस 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसका स्थापना मूल रूप से 1971 में औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के रूप में की गई थी, जिसे बाद में 1997 में बैंक का रूप दे दिया गया। वर्ष 2012 में सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए 64, तो 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 25 5 का स्क्वायर है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 25 हो जाएगा। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। तो जो ये पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 शीर्षक वाली पुस्तक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखों का यह संग्रह है। उन्होंने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे अपने लेखों में भारतीय विद्रोह का गहराई से विश्लेषण किया था। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा कि VD सावरकर वो इसे समझ रहे होंगे। तो VD सावरकर के जो पुस्तक का नाम था वो था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 था, ना कि 1857 से 1859। तो ये जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स और F एंगल्स हो जाएगा। एक है RC मजुमदार का बुक जिसका नाम है द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी में इन्होंने लिखा था और कहा था कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध है बिहार से। पाइका मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है, यानी कि मार्शल फोल्क डांस है। इसमें नर्तक हाथ में ढाल और तलवार लेकर युद्ध जैसी कलाबाजी प्रदर्शित करते हैं। तो विकल्प में बिहार होने के कारण हमने बिहार को टिक किया। अगर उड़ीसा होता तो उड़ीसा को, झारखंड होता तो झारखंड को। तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों में ही ये होता है। पाइका शब्द का जो अर्थ होता है पैदल सैनिक होता है, इसलिए इतिहास में उड़ीसा का पाइका विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है, जो कि 1817 में हुआ था, जिसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था। बिहार के बाकी के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जट जटिन है, झिझिया है, कजरी और लौंडा नाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह पुस्तक वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया था और देश के इतिहास और संस्कृति के ताने बाने को विस्तृत रूप से समझाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार किसके कारण होता है? तो कालाजार होता है लिस्मैनिया डोनोवानी नामक एक क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, या हिंदी में परजीवी बोलते हैं उसको, उसके कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पूरा नाम है लिस्मैनिया डोनोवानी। कालाजार इसी के कारण होता है। इस बीमारी का संचारक कौन है, यानी वाहक कौन है इस बीमारी का? तो इसका वाहक है बालू मक्खी, यानी सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। यह परजीवी मुख्य रूप से मानव शरीर के अस्थि मज्जा, प्लीहा और यकृत को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो यह मलेरिया रोग का कारण है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ट्राइकोपाइथॉन क्या है? तो यह कवक है जो दाद रोग का कारण बनता है। और टीनिया कैपिटिसस जो है, इसके वजह से गंजापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, वाडनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 16 सितंबर है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में ZYB का ही इट्स मैंगो, YBA का सी इट्स मैंगो और YAC का सी इट्स ब्रेड। तो बी का अर्थ हमें बताना है। ठीक है। तो बी कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी कॉमन आना चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक ईट्स आ रहा है, ईट्स मैंगो मैंगो, यानी कि YB कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का पता कर लेते हैं। y यहाँ पे कॉमन है, a भी हालांकि इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें अगर देखें y है और इसमें एक y है, तो कॉमन क्या है इसमें ईट्स है और इसमें भी ईट्स है, यानी y का मतलब क्या हो गया? ईट्स हो गया। तो जो b बचा उसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया, उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? चोर यहाँ पे है, मान लीजिए पुलिस यहाँ पे है, 200 मीटर की इनके बीच की दूरी है। जैसे ही पुलिस दौड़ता है, वैसे ही जो चोर है ये भागना शुरू कर देता है। चोर कितने किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है? 8 किलोमीटर, और पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर से। हमेशा पुलिस का चोर से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस कभी उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा? 12 - 8 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चाल को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 4 × 5/18, तो ये हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या है? 200 मीटर है। तो समय क्या हो जाएगा? t बराबर दूरी बटे में समय। तो ये हो गया 20 × 9, यानी कि 180 सेकेंड। 180 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 3 मिनट होगा, हालांकि सेकंड में ही दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त का जो प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। चोट लगने पर ये फाइब्रिन के साथ मिलकर रक्त के स्राव को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंध संख्या को चुनिए। तो बहुत ही सीधा सा है इसमें, देखिए 1 + 7 कितना होगा? 8 होगा। 4 कितना होगा? 8 होगा। उसी तरह 5 2 कितना होगा? 7। तो इसमें 7 किसका होगा? इसका होगा। 4 + 3 7, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैन का कोड शब्द LNJBMO है तो जग का कोड क्या होगा? तो देखिए M A और N, तो इसको लिखा है L और N, तो L M N। यहाँ पे देखिए Z और ये B, तो Z A B। उसी तरह N को अगर हम लिखें तो ये हो गया M N और यहाँ पे क्या होगा? O। ठीक है, यानी एक पहले का एक बाद का लिखा गया है। तो उसी तरह हम जग का देखेंगे JUG,
जी। तो जे के पहले क्या आता है, आई आता है, तो आई जे के। फिर यू के बदले पहले क्या आता है, टी आता है, तो टी यू भी। जी के पहले क्या आता है, एफ आता है, उसके बाद एच आता है। तो हमें क्या क्या मिला है, आई मिला है, के, टी, भी, एफ, एच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, आई के टी भी एफ एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्ष के 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन दिया है 32.6 kg। यदि लड़कों का औसत वजन 33 kg है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 15 + 10 25। तो औसत वजन 32.6 में हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 छक्का 150, जीरो हासिल 15, 15 दूनी 30, 15 45 के 5 हासिल 4, 15 तियाँ अब 25 तिहाई, सॉरी 25 से कर रहे हैं ना हम लोग। 25 छक्का 150 के जीरो हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65 के 5 हासिल 6, 25 तिहाई 75, 75 6 81 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 815 है कुल वजन। अब देखिए, यदि लड़कों का औसत वजन 33 है और संख्या 15 है तो लड़कों का, बॉयज़ का कुल वजन कितना होगा, 33 गुने 15, 15 तियाँ 45 के 5, 15 तियाँ 45 4 49, 455। तो लड़कियों का निकालना है औसत वजन, तो 815 में से 495 घटा देना है और लड़कियों की जो संख्या है 10, इससे हम दे देंगे भाग। 5 से 5 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 4 गया 3, बटे में 10, यानी कि 32 kg औसत वजन हो जाएगा लड़कियों का, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है। तो ये है मानुषी छिल्लर। तो चीन के शान्य शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का खिताब भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो 2018 के दौरान गेल को, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ये महारत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ZB 25 है, MC 93 है तो PA बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है, Z बराबर क्या होगा 26, B बराबर क्या होगा 2, तो 26 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 52, और 52 को जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, जो कि यहाँ पे 25 दिया हुआ है। उसी तरीके से MC को लिखेंगे, M का होगा 13, C का होगा 3, 13 तिया 39, 39 को जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 93, यहाँ पे 93 दिया है। तो P का क्या होता है 16, A का होता है 1, तो 16 कम 16, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 61, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। इस योजना को मार्च 2008 में जन औषधि अभियान के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन ठोस के रूप में पाया जाता है। आयोडीन आवर्त सारणी के हैलोजन वर्ग का समूह है जो सामान्य तापमान पर चमकदार गैर धातु ठोस के रूप में पाया जाता है। ये गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है 42 और गुणनफल दिया है 437, तो उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई का जो भी मान आएगा उसका धनात्मक मान लेना है, यानी कि मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, धनात्मक मान। तो x प्लस वाई बराबर दिया है हमें 42 और एक्स वाई बराबर दिया है क्या 437। x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकते हैं। और इसका मान दिया है 42 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 437। तो 42 का स्क्वायर होता है 1764 और 7 28, 4 3 12 2 14 के 4, 4 4 16 1 17। तो 64 में से 48 जाएगा तो 16, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है
और प्रश्न में कह रहा है कि जब संख्या में 15 से गुणा किया जाता है तो वो स्वयं से 112 अधिक हो जाती है, यानी कि 15x बराबर स्वयं से 112 अधिक हो गई। ठीक है, तो 14x बराबर 112, तो x बराबर क्या होगा 14 8 112, तो हमारा 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा का मुख पूर्व की ओर है, यह है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ पे राधा है, इसका मुख अभी इधर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूम रही है उस दिशा में। तो उस दिशा को मान लेते हैं, ये घड़ी की दिशा ये है, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव। अगर ऐसे घूमेगी तो इसको मान लेंगे नेगेटिव। तो प्लस 135 डिग्री घूमी है दक्षिणावर्त, और वामावर्त घूमी है 90 डिग्री, यानी कि -90 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में घूमी है 45 डिग्री। तो यहाँ पे अभी करेंटली इसका मुंह है 45 डिग्री घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये है दक्षिण और ये है पूरब, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से बड़ा है। तो सुरेश जो है छोटा है कमल से, परंतु सुरेश जो राकेश से बड़ा है। रविंद्र छोटा है कमल से, रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है, यानी कि रविंद्र ग्रेटर देन एम होगा। तो कौन सबसे लंबा है, तो देखिए के बड़ा है एस से, एस बड़ा है आर से, आर बड़ा है एम से, और एम का कोई नहीं दिया है, 4 ही हमारे पास है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, के हो गया। के कौन है, कमल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 94 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि 6 गुने 3 गुने 5 बराबर क्या होगा 36 18 5 90। तो यहाँ पे देखिए 6 गुने 3 और 5 एक्स्ट्रा जो हमने ऐड किया है, अभी देखेंगे क्यों किया है। अब देखिए 7 गुने 3 गुने 4, ये हो गया 17 21 चौक 84। तो 5 के बाद क्या हुआ है, 4 हुआ है, तो अगला संख्या क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 5 और यहाँ मान लेते हैं x है, तो 5 गुने x गुने 3 बराबर 45 है। तो 5 3 15 15 3 45, तो x बराबर क्या मिल गया हमें 3। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 3 हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया था। तो ये आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। तो वर्ष 2015 से 16 के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक को हल करें। तो यहाँ क्या करते हैं, a बराबर मान लेते हैं 1.7 और b बराबर मान लेते हैं 1.3। अब इसमें मान रख देते हैं, तो ये होगा यही इसके नीचे ही रखते हैं, समझने में आपको आसानी होगा। a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का मान 1.7 है, b का मान 1.3 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा 5 होगा। फिर 5 गुने 2 प्लस 2 बराबर होगा 12। फिर 12 गुने 2 प्लस 3 बराबर होगा 27। फिर 27 गुने 2 प्लस 4 बराबर क्या होगा 27 गुने 54 4 58। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो गारो पहाड़ी मेघालय में है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, ये तीनों याद रखना है, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है।
तो संयुक्त संख्या किसको बोलते हैं? तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही संयुक्त है, तो एक तो हमारा नहीं होगा। फिर संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। फिर संख्या 3 ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। संख्या 4 जो है पहली ऐसी संख्या है जो विभाजित होती है किससे? 1 से भी होती है, 2 से और 4 से, और यह एक सम संख्या भी है। अतः पहली सम संयुक्त संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। और यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पहली विषम संयुक्त संख्या कौन सी है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन भाई है दीपक का। तो देखिए बना लेते हैं इसको। मदन जो है दीपक का भाई है। मान लेते हैं कि दीपक भी लड़का ही है, नहीं भी मानेंगे तो पता चल जाएगा। दीपक पुत्र है राकेश का। तो दीपक जो है पुत्र है किसका? राकेश का। राकेश इसका क्या है? पिता होगा। फिर दिया है दीपक पिता है विनोद का। दीपक भी पिता है विनोद का। और विनोद जो है भाई है रीता का। तो ये भाई है किसका? रीता का। रेखा पत्नी है राकेश की, यानी राकेश का विवाह हुआ है रेखा से। और विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है? तो विनोद यहाँ पे है, ये रेखा से किस प्रकार संबंधित है? तो विनोद के पापा हैं दीपक और दीपक की माँ है रेखा, यानी कि विनोद क्या रेखा क्या लगेगी विनोद की? तो दादी लगेगी। तो विनोद क्या होगा? पोता लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। 102 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो पहली अभाज्य संख्या जो है वो है 2। दूसरी अभाज्य संख्या है 3 और ये क्या है? विषम है। ये क्या है? सम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 9 - 8 - 7 बराबर 8 से 8 7 6 है, 6 - 5 2 बराबर 5 41 है, 8 - 5 3 बराबर क्या होगा? देखिए इसमें किया क्या है, 9 को -1 कम किया है 8 हो गया है, 8 को -1 कम किया है 7 हो गया है, 7 को -1 कम किया है 6 हो गया है, 6 को -1 कम किया 5, 5 से 1 कम हुआ 4, 2 से 1 कम हुआ 1, तो 8 से 1 कम होगा तो 7, 5 से 1 कम होगा तो 4, 3 से 1 कम होगा तो 2, 742 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या -1, यानी कि 5 + 13 में से क्या करेंगे? -1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। उसी तरीके से 7 + 13 में से -1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। उसी तरीके से 9 + 13 में से 1 घटाएंगे तो 13 9 22 में से 1 गया तो 21 मिलेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जयशंकर प्रसाद। तो कंकाल हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक सामाजिक उपन्यास है जो वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज के यथार्थ और धार्मिक आडंबरों पर प्रकाश डाला गया है। जयशंकर प्रसाद के और भी 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पहला है तितली और है इरावती। यह इनका अधूरा उपन्यास था। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य जो था वो था कामयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ये है ब्रिटेन की। ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पर है। तो बाएं से रमेश जो है 8वें स्थान पर है रमेश, और मोहन जो है दाएं से 17वें स्थान पर है मोहन। जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, रमेश बाएं से 14वां है, तो रमेश अब आ गया है यहाँ पे, मोहन आ गया है यहाँ पे, रमेश यहाँ पे आ गया है। अब कह रहा है बाएं से इसका स्थान पहले 8 था, अब कितना हो गया है? 14वां हो गया है। अब दाएं से मोहन का स्थान क्या है? तो देखिए ये है 17, यानी कि यही जो प्लेस है मोहन और रमेश का प्लेस तो सेम है। तो इस प्लेस पर इधर से जब रमेश यानी कि मोहन का जो स्थान दिया है 17 और इधर से 14, तो टोटल बचे कितने हो जाएंगे? 14 + 17 - 1, यानी कि 14 17 31 में से 1 गया 30, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 30 हो गए। और पूछ क्या रहा है कि अब दाएं से मोहन का स्थान क्या है, यानी मोहन कहाँ आ गया है? यहाँ पे आ गया है। और कहाँ से पूछ रहा है?
तो दाएं से यानी कि इधर से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मोहन रमेश के जगह पे आ गया है। रमेश पहले कहाँ था? 8वें पे था। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी है? 30। तो 30 में से क्या करेंगे? 8 घटा देंगे, और चूंकि ये 2 बार घट गया है तो इसको एक बार प्लस जोड़ देंगे। तो 30 में से 8 गया 22, 22 से 23। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें 23 नहीं दिया है तो 23 इसका आंसर होगा। दाएं से मोहन 23 स्थान पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है। इसके लिए देखिए 4 + 2 + 1 + 3 इसको गुणा कर दिया है 2 से। तो 4 3 7 2 9 1 10 दूनी 20, तो यहाँ पे 20 दिया है। उसी तरीके से इसको देखिए, इसका किया है 4 + 6 + 5 + 3, तो 6 4 10 5 15 3 18 गुने 2 36, तो यहाँ पे 36 दिया है। तो इसका क्या करेंगे? 7 6 13 4 17 17 5 22, 22 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या संख्या को चुनिए। तो देखिए रैन का देखिए R18 A1 N14, फैट का लिखते हैं F6 A1 T20, कैट का लिखेंगे तो C3 A1 T20, मैट का लिखेंगे M13 A1 T20। तो 13 1 20 दिया है, 3 1 20 दिया है, 6 1 20 दिया है। यहाँ पे 18 होना चाहिए था, 19 दे दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, राज्यपाल के द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो ये आमाशयिक रस में पाया जाता है, यानी गैस्ट्रिक जूस में। तो पेप्सिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो मानव शरीर के आमाशय की ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जठर रस में पाया जाता है। ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, बाइफोकल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में आँख की जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाने के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को अब पास और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए द्विफोकसी लेंस या बाइफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस के लिए और निचला भाग उत्तल लेंस के लिए होता है। तो अवतल लेंस दूर के लिए और उत्तल लेंस पास के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 2001 को इसमें हम क्या करेंगे? 400 वर्षों के चक्र में हम देखेंगे विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो 400 वर्षों के चक्र में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो 2000 को क्या करेंगे? 400 से भाग दे देंगे 2001 को, तो बचेगा क्या? 0 + 1 वर्ष। अब 1 वर्ष में हमें बताना है कि केवल 1 जनवरी तक ही इसमें जाना है। तो 0 कितना है? 2000 जो साल है इसमें 0 है, और 1 वर्ष में हमें 1 दिन ही बस आगे बढ़ना है। तो कैलेंडर कोड के अनुसार कोड 1 का अर्थ क्या होता है? सोमवार होता है, और 0 का अर्थ होता है रविवार। तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना एक उपग्रह समर्पित है किस लिए? तो ये मौसम हेतु, मेटियोरोलॉजी के लिए है। कल्पना एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया पहला विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह था। इसे 12 सितंबर 2002 को PSLV 4 द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो ये है भारत और फ्रांस का। ऑप्शन हो जाएगा 1। मेगा ट्रॉपिक्स उष्णकटिबंधीय वायुमंडल और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह मिशन था। इसे 12 अक्टूबर 2011 को इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। मेघा का अर्थ संस्कृत में बादल है, और ट्रॉपिक्स का अर्थ फ्रेंच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो
देवी मैंग्रोव क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर देवी नदी, जो महानदी की एक प्रमुख शाखा है, के मुहाने पर स्थित है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। और मैंग्रोव वन खारे पानी में जीवित रहने वाले विशेष प्रकार के तटीय वनस्पति होते हैं। चूँकि ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिया है, तो देवी नदी मुहाना मुख्य रूप से उड़ीसा में है, परंतु भौगोलिक वितरण के कारण तटीय मैंग्रोव श्रृंखलाओं का विस्तार पूर्वी तट पर है। तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश भी होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है, और निष्कर्ष दिया है कि स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए निष्कर्ष 1 का जो ये है, कथन कहता है कि प्रतिरक्षण से बीमारियों की रोकथाम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वस्थ बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है, वास्तव में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ही प्रतिरक्षण दिया जाता है। तो निष्कर्ष 1 गलत हो गया। दूसरा है, केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है। तो निष्कर्ष में केवल जो शब्द का ये प्रयोग हुआ है, तो प्रतिरक्षण बीमारियों को रोकने का एक तरीका है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। अच्छी जीवन शैली, स्वच्छता और पोषण भी रोकथाम करते हैं। तो तर्कशास्त्र में केवल वाले निष्कर्ष जो होते हैं जनरली गलत ही हो जाते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा। न तो 1 और न ही 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कील कैनाल जोड़ता है, तो ये जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो कील नहर जर्मनी में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मानव निर्मित जलमार्ग है। यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इस नहर के निर्माण से जहाज़ों को डेनमार्क के प्रायद्वीप के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है, जिससे समय और ईंधन की भारी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर श्रृंखला पूर्ण कीजिए। इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले हमें गिनना है कि कुल अक्षर की संख्या कितनी है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। तो या तो 4-4 का ग्रुप बनेगा या फिर 5-5 का ग्रुप बनेगा। तो हम सबसे छोटे वाले ग्रुप से शुरू करते हैं, 4-4 से। तो देखिए 4 का ग्रुप बना, ये वाला 4 अल्फ़ाबेट हो गया, 4 ये हो जाएगा, 4 ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे A, B और C सिर्फ 3 ही अक्षर हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B रख देंगे, 2A BC। यहाँ पे 2 बार B रिपीट हुआ है, यहाँ पे 2 बार A रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे C रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बार C रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीट, फिर से दोबारा A रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि A यहाँ पे रिपीट हो गया, B रिपीट हो गया, C रिपीट हो गया, तो दोबारा यहाँ पे A रिपीट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रिपीट होगा, B रिपीट होगा, तो B हो गया। तो क्या मिला हमें, B C A B, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए 44 में से 26 घटाएंगे तो ये होगा 18, 65 में से 47 घटाएंगे तो 18, 72 में से 63 घटाएंगे तो 9, और 82 में से 64 घटाएंगे तो 18। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसके बीच का अंतर कितना है, 1, इसके बीच का अंतर 2, 1 2 1 2, तो इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 1 अल्टरनेट करके आ रहा है। तो 12 + 1 13, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन कौन से कारण हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, संविधान के उल्लंघन के मामले में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के तहत ऐसा किया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है, जिस पर सदन के कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहा जाता था, तेलंगाना के हैदराबाद के बालानगर में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख केंद्र है, जो उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार है। बेंगलुरु में तो इसरो का मुख्यालय है। यहाँ जो पूना है, यहाँ पे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है यहाँ पे। और देहरादून याद रखना है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। B2, E5, J10, M13, R18। तो इसमें 3 का अंतर है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 5, तो अगला 3 का अंतर होना चाहिए, यानी 18 3 21, 21 किसका होता है, U का होता है। तो ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 जीन। तो जीन आनुवंशिकता की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। यह डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है जिसमें माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने की कूटबद्ध जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। तो देखिए पहले इन दोनों को देख लेते हैं, P16, O15, S19, T20, V22, U21, Y25, Z26। तो 16 6 22, 15 6 21, 19 6 25, 20 6 26, यानी 6 का अंतर है। तो इसी तरह भी इसमें भी कर देंगे। तो CPME का लिखेंगे C3, P16, M13, E5, 6 जोड़ेंगे तो 9, 16 6 22, 13 6 19, 5 6 11। तो I9 होता है, V22 होता है, S19 और J10 K11। IVS के ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है, तांबा और चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना अत्यधिक नरम और लचीला होता है जिससे टिकाऊ आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए सोने को कठोरता प्रदान करने और उसे आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी जैसी धातुएं मिलाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो कन्वेक्शन यानी कि संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। कारखानों या घरों में आग जलने के कारण आसपास की हवा और धुआं गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर उठता है। उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडी और भारी हवा आती है। हवा के इस निरंतर प्रवाह यानी संवहन धारा के कारण धुआं चिमनी से ऊपर निकल जाता है। चालन किसको बोलते हैं, तो केवल ठोस पदार्थों में होता है, जैसे लोहे की छड़ का गर्म होना। उसके बाद है विकिरण, तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक इसी विधि से पहुँचती है, और वाष्पीकरण आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल दिया है 154। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दी हैं ABC, ठीक है। पहली बोल रहा है दूसरी की दोगुनी है और तीसरी जो है पहली की 1/3 है। तो मान लेते हैं B जो है 6 है, ठीक है। तो पहली क्या होगी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है यानी पहली 12 हो जाएगी, और तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3 है यानी कि 12 का 1/3 क्या होगा, 12 गुणे 1/3, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, 2 से भाग दे लेते हैं, 6 3 2, ठीक है। तो हमारा अनुपात मिल गया 6 3 2 का। इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 6 3 9 2 11, 11 किसके बराबर है, 154 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 11, 1 11, 11 6 44, 14 के। तो दूसरी संख्या निकालनी है यानी कि 3, तो 3 किसके बराबर होगा, 14 गुणे 3 यानी कि 42 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां एवं 12 स्तंभ है। 2 पेड़ों के मध्य दूरी 2 मीटर है एवं उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है, तो उद्यान की लंबाई क्या होगी। तो प्रश्न में उद्यान की लंबाई पूछ रहा है, तो हम सिर्फ स्तंभ पे फोकस करेंगे, पंक्ति पर नहीं, क्योंकि पंक्ति से हमें क्या मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी। देखिए मान लीजिए यदि आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो ऐसा मान के चलिए कि हर एक कटान बिंदु पर एक पेड़ है, ठीक है, हर एक कटान बिंदु पर एक पेड़ है। हमें लंबाई पूछा है तो यानी कि ये वाला हिस्सा पूछ रहा है। ये वाला क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई 10 पंक्तियां हैं। यहाँ पे हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लंबाई पूछा है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि उद्यान में 12 स्तंभ हैं, तो 12 स्तंभों के बीच खाली स्थान कितना होगा, 11 होगा। देखिए अगर मान लीजिए 3 पोल है ऐसे, 1 2 3, तो इनके बीच कितना गैप है, 1 और 2 गैप है। यदि 4 पोल होते, 4 पेड़ होते सपोज कीजिए, तो इसमें गैप कितना होता है, 1 2 3 होता है, यानी 1 कम हो रहा है। तो 12 टोटल क्या है, स्तंभ है, तो इसमें गैप कितना होगा, 11 होगा। 2 पेड़ों के मध्य की दूरी कितना दिया है, 2 मीटर,
तो 11 दूने 2 कितना हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि बोल रहा है कि उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है, यानी कि लंबाई से भी, जैसे पेड़ देखिए वास्तव में इतने एरिया में है और 1-1 मीटर का हमने छोड़ रखा है, बाहर से बाउंड्री छोड़ रखा है, ऐसा कह सकते हैं। तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर ये भी जोड़ेंगे और 1 मीटर ये भी जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी क्रमागत या सतत संख्याएं दी हो तो योग को कुल संख्या से भाग देने पर हमेशा ठीक बीच की संख्या प्राप्त होती है। तो 72 से हम 4 से भाग देंगे 72 में तो 18 आएगा, यानी कि चूंकि 18 एक सम संख्या है इसलिए इसके आगे और पीछे की विषम संख्याएं हमारी अभिष्ट संख्याएं हो जाएंगी। तो 15, 17, 19 और 21 ये हमारी चारों संख्याएं हो जाएंगी। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेची, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% की हानि पर मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ को इसने बेची है कितने में, 4 रुपये में बेची है 1 रुपये के हानि पर। तो 4 किसके बराबर होगा, 320 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 80 के। तो 5 यहाँ पे क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो 80 × 5 बराबर हो जाएगा 400 रुपये, यानी कि हमारा हो गया क्रय मूल्य CP बराबर 400। 20% का लाभ कमाना है तो 400 × 120/100 ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचो 48, यानी कि 480 रुपये में हमें बेचना होगा। ये 480 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी के फूल प्रति मिनट दोगुने हो जाते हैं एवं वह टोकरी 1 घंटा में भर जाती है, तो कितने समय बाद टोकरी 1/6 भाग भरी हुई थी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो प्रश्न को रिवर्स से हल करना बेहतर होता है। तो टोकरी पूरी भरती है कितने घंटे में, 1 घंटे में, यानी कि 60 घंटे में। तो टोकरी का एक भाग मतलब पूरा भाग भरता है कितने मिनट में, 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। चूँकि फूल प्रति मिनट दोगुने होते हैं इसका मतलब ठीक 1 मिनट पहले टोकरी आधी रही होगी, यानी कि 1/2 भाग कब भरा होगा, 59वें मिनट में भरा होगा। तभी तो अगले मिनट इसका दुगना हो जाएगा 1/2 का। 1/2 का दुगना क्या होगा, 1 होगा। फिर इसके ठीक 1 मिनट पहले वह उसकी भी आधी रही होगी, यानी कि 58 मिनट पे क्या हुआ होगा, 58 मिनट पे ये होगा 1/4 भाग, ठीक है। तभी तो 1/4 भाग का अगले मिनट दोगुना करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ से समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसके ठीक पहले देखें अगर तो 1/8 भाग भरा होगा कब, 57 मिनट में। इसके ठीक पहले 1/16 भाग भरा होगा कब, 56 मिनट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामीबिया की राजधानी क्या है। तो ये है विंडहॉक, पिंडहॉक नहीं है, विंडहॉक है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे विंड, HOEK, विंडहॉक। तो विंडहॉक दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर नामीबिया के मध्य हाईलैंड्स क्षेत्र में स्थित है। नामीबिया हाल के वर्षों में भारत में चीता को पुनः लाने के कारण बहुत चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे छोड़े गए पहले बैच के चीते नामीबिया से ही मंगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए, Z 26 है, A 1 है, दोनों का अल्फ़ाबेट 27 होगा, और ये 13 है और ये 14 है, ये भी 27 होगा। तो यहाँ पे G क्या है, 7 और E 5 है, ये दोनों आपस में 27 नहीं है, तो इसका इससे कोई लेना देना इसका मतलब नहीं है। तो यानी कि हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना होगा, ठीक है। तो हुआ ये है कि Z 26 था और A 1 ये हो गया, M 13 N 14 में, तो Z में -13 घटा है और 1 में +13 जुटा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है G 7 E 5, तो 7 में से 13 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं हमेशा 26 जोड़ देते हैं, 26 7 हो जाएगा
33 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा 20, यानी कि यहाँ पे आएगा 20। और जब 5 में 13 जुटेंगे, 13 घटा लिया हमने, अब 13 जोड़ना है तो 13 5 हो गया 18, तो 20 होता है T20, R होगा 18, तो TR हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लघुत्तम भिन्न है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को एक समान करेंगे। तो यहाँ पे हर क्या दिया है, पहले भिन्न लिख लेते हैं। 5/14, 31/42, 7/12 और 17/21। तो 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 42 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, 7 × 42, 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3, 4 × 3 12, और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे अगर इन सब का, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 होगा और 7 होगा, यानी कि 4 × 3 12 7 84 होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का भिन्न जो है, भिन्न का हर है, इसको 84 करेंगे। तो 5/14 को जब 84 करेंगे तो क्या होगा, 14 × 6 84, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 6 = 30, 14 × 6 = 84, 42 दूनी 84 होगा, तो 31 दूनी 62, 42 दूनी 84, 12 7 84 होगा, तो 7 7 49, 12 7 84, फिर 21 चौके 84 होगा, तो 17 चौके 68, 21 चौके 84। तो अब हमारा हर समान हो गया है। तो अंश जिसका छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो किसका छोटा है, तो 30 का छोटा है, यानी 5/14 का छोटा है, तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। और सबसे बड़ा पूछता तो कौन होता, तो सबसे बड़ा 68 है, तो 17/21 हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। 26 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में M.N. रॉय ने अवनी मुखर्जी और अन्य साथियों द्वारा की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाद में दिसंबर 1925 में कानपुर में औपचारिक रूप से भारत में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 वाला लेंगे, यानी सबसे पहले छोटे वर्ग को लेंगे, देखेंगे ये कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, 6 18, यानी कि टोटल कितना है, छोटा वाला 18 है। अब लेंगे हम 2 by 2 वाला। 2 by 2 का मतलब क्या है, ये वाला 2 2 वर्ग लेंगे, 1 हो गया, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, तो ऊपर 5 है। और उसी तरीके से नीचे भी 1 2, फिर उसके बाद 3 4 और 5, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे 3 by 3 का। तो 3 by 3 में बनेगा ये एक ऐसे करके, फिर हम थोड़ा सा इसको आगे खसकाएंगे, तो ये बनेगा 3 का 2, फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 3, और ये एक 4, तो कितना हो गया हमारा 3 by 3 का हो जाएगा 4। इसमें 4 by 4 का नहीं बन सकता, क्योंकि ये 1 2 3 ही है, ये तो भले ही 6 है लेकिन ये 3 है, तो उसके बाद ये वर्ग नहीं आयत बन जाएगा। तो इनको जोड़ दीजिए, 18 10 28, 28 4 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए यदि शब्द नवंबर को रेब मेबोन लिखा जाता है तो अक्टूबर को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो अब देखिए नवंबर को कैसे लिखा, NOVEMBER, यानी उल्टा कर दिया गया है नवंबर को। तो हम अक्टूबर को भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो OCTOBER अक्टूबर। तो हमारा REBOTCO ऑप्शन हो गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 10,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 रुपये हो जाएगी? तो देखिए 10 का 11 हो रहा है 10% की दर से, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, 10 का क्यूब यानी 1000 कितना होगा, 13 से 31 होगा। और जब 10 का पावर 4 करेंगे तो 13 से 31 में 11 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 3 33, 1 34 के 4 हासिल 3, 11 3 33 और 3 36 के 6 हासिल 3, 11 कम 11 3 14, तो ये 14,641 है यहाँ पे। तो कितने के बराबर, कितने साल में हो रहा है ये, 10 to the power 4,
यानी कि 4 वर्ष में होगा, तो 141 का आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अब चाहें तो a = P1+R/100 का पावर n पर भी बना सकते हैं। a को यहाँ पे रखेंगे आप, क्या है 14,641, p यहाँ पे है और 1+r हमें दिया है 10/100 और n निकालना है। यहाँ से आप लिखेंगे 14,641 को 11 का पावर 4 और इसको लिखेंगे 10 का पावर 4 बटे में 1 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर n। यहाँ से n बराबर आपको मिल जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इरेजर को, इस तरीके के प्रश्न को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लास्ट को देखिए कि क्या कह रहा है कि छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो लिखने के लिए हम पेन का प्रयोग करते हैं और पेन या पेंसिल का प्रयोग करते हैं, और पेंसिल को थैला कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि छात्र लिखने के लिए थैला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात दिया है वाटर एवं मिल्क 5:4 दिया है। तो ये 5, 4, 9 यूनिट होगा टोटल, और 9 किसके बराबर है, 27 लीटर के, तो 9×3 = 27, 3। तो वाटर कितना हो गया, पानी हो गया 15 लीटर और मिल्क हो गया 12 लीटर। अब कह रहा है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि पानी मिलाया गया है, तो पहले 15 था, अब कितना हो गया है, 15 + 3 18 लीटर पानी हो गया है। तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात यानी 18/12 क्या होगा, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3:2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। तो 18 से यानी 18 को भी इंक्लूड किया है, 18 को भी लेना है, और 36 तक यानी कि 36 को भी लेना है। यानी कि ये कह रहा है 18 + 20 का स्क्वायर + 22 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए 36 का स्क्वायर, इन सब का योगफल बताना है हमें। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 का स्क्वायर, 2 × 11 का स्क्वायर प्लस 2 × 18 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये अंदर जो बचेगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ऐसे करते हुए 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के वर्ग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, लेकिन n जो इसमें शुरू होना चाहिए वो 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये 9 से शुरू हो रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि n = 1 से लेके 18 तक का निकाल लेते हैं, और एक n = 1 से लेके 8 तक का निकाल लेते हैं, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तो मेरा कहना है ये है कि आप सभी का वर्ग का मान यहाँ पे लिख के जोड़ लीजिए और उसको 2 का स्क्वायर यानी 4 से गुणा कर दीजिए, ये भी आसान तरीका हो जाएगा। क्योंकि देखिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, 17 17 289, 16 16 256, 15 15 225, उसके बाद 14 14 196, 169, 144, 121, 100 और 81, 9 तक ही जोड़ना था। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 9 13, 13 6 19, 19 5 24, 6 30, 30 9 39, 4 43, 44 45, 45 के 5 हासिल, 4 4 2 6, 6 8, 14 5 19, 2 21, 21 9 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42, 42 8 50 के 0 हासिल, 5 6 5 1 6 7 8 9 10, 10 2 12, 2 14, 2 16, 16 3 19, और 19 इसमें क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर है तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 4 ये 2 हो जाएगा, 19 चौक 76, 7620 हमारा आंसर हो जाएगा 4। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, आप चाहें तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ बना के। पहले हम क्या करेंगे, n = 18 और एक लेंगे n = 8, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 18 × 19 × 18 दूनी 36, 1 37 बटा में 6 माइनस 8 × 9 × 17 बटा में 6, और इनको गुणा करके निकालना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से कटा सकते हैं आप 6×3 = 18, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 चौके 8,
तो ये हो गया 19 तिया 57 गुने 37 माइनस 12 गुने 17। अब 57 गुने 37 गुणा कीजिए, ये आएगा 2109 माइनस 12 7 84 के 4 हासिल 8 12 कम 12 8 20, तो ये हो गया 204। अब 2109 में से 204 को घटा देते हैं, तो 9 में से 4 गया 5 0, 21 में से 2 गया 19, तो 1905 आया। और ये जो 2 स्क्वायर है यानी कि 4 है, गुणा कर देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा 7620। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो धमाल लोक नृत्य संबंधित है हरियाणा से। धमाल मुख्य रूप से हरियाणा राज्य का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। माना जाता है कि इस नृत्य की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिक्सचर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। ट्यूबलाइट के भीतर कम दाब पर मरकरी वेपर यानी कि पारद वाष्प और एक अक्रिय गैस आर्गन का मिश्रण भरा जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गैसें आयनीकृत होकर पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है, जो ट्यूबलाइट के अंदरूनी फास्फोरस कोटिंग से टकराकर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही संबंध शब्द का चयन कीजिए। तो मूर्ख और बुद्धिमान, तो यह विलोम शब्द पर आधारित एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार मूर्ख का ठीक विपरीत या विलोम शब्द बुद्धिमान होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश का विपरीत क्या होगा? अंधेरा या अंधकार, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो 2015-16 के लिए उज्जैन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सतारा में। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन को उखाड़कर समानांतर सरकारें बनाई गई। इनमें महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, लगभग 1943 से लेकर के 1946 तक चली थी, और इसका नेतृत्व वाई चौहान और नाना पाटिल ने किया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विषम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें विषम शब्द ढूंढना है। तो देखिए, जुलाई जो होता है वो 31 दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई 31 दिन का, और मार्च भी होता है 31 दिन का। तो स्पष्ट है कि अप्रैल को छोड़कर सभी महीने में 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल में केवल 30 दिन होते हैं, इसलिए अप्रैल विषम शब्द हो जाएगा हमारा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।